नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे और इसलिए आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है। मकर संक्रांति के अगले दिन द हिंदू पब्लिश नहीं होता है। दूसरे न्यूज़पेपर्स को भी देखा, दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी कुछ खास आर्टिकल्स आज आए नहीं हैं। इवन 2 आर्टिकल्स तो मैंने तैयार भी कर लिए थे, लेकिन तैयार करने के बाद लगा कुछ खास निकल के आ नहीं रहा है आर्टिकल में। मतलब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स थे नहीं। तो आज का दिन हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं केस स्टडीज़ को डिस्कस करने के लिए। देखो, एथिक्स में केस स्टडी का जो पार्ट है वो 120 या फिर 130 नंबर का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को हल्के में लेते हैं कि केस स्टडी तो लिख ही देंगे, आसान है। लेकिन देखो, बात आसान या फिर मुश्किल की नहीं है, बात है अच्छे केस स्टडी के आंसर्स आप लिख पाते हो और क्या आप उससे मार्क्स ले पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। तो इस वीडियो में हम केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको केस स्टडी का आंसर लिखना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल्स भी हम काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे और इन बातों को आप जरूर अपनाइएगा जब केस स्टडी के आंसर आप लिखोगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, एथिक्स का जो पेपर होता है बाकी पेपर्स की तरह होता है 250 मार्क्स का। ऑलमोस्ट आधा जो वेटेज रहता है वो थ्योरी पार्ट का रहता है और आधा वेटेज रहता है केस स्टडीज़ का। फॉर एग्जांपल 120 नंबर की केस स्टडी, 130 नंबर की थ्योरी पार्ट या फिर 120 नंबर का थ्योरी पार्ट और 130 नंबर की केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। देखो, इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक बार फ्रेमवर्क पता लग गया कि किस फ्रेमवर्क से आपको केस स्टडीज़ को सोल्व करना है, उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है, उतना ही एक निश्चित टाइम में आप बेहतर ढंग से केस स्टडी को सोल्व कर सकते हो, केस स्टडी का आंसर कर सकते हो। तो पहले अप्रोच जानिए, फ्रेमवर्क जानिए, उसके बाद आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। देखो, इससे पहले कि हम केस स्टडी को सोल्व करने की अप्रोच जानें, आपको ये पता होना चाहिए कि केस स्टडी का मतलब क्या है। वैसे यूपीएससी नहीं पूछने वाली है कि केस स्टडी का मतलब क्या है, लेकिन अगर आपको केस स्टडी का मतलब पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ने आखिरकार केस स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। मतलब यूपीएससी ने क्यों डालने स्टार्ट की हैं केस स्टडीज़ एथिक्स के पेपर में, मकसद क्या है। और अगर आपको यूपीएससी का मकसद समझ में आ गया तो आपको एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाएंगी, और अगर आपको एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस समझ में आ गई तो आप उसी हिसाब से आंसर भी कर सकोगे। तो इसीलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि केस स्टडी का मतलब क्या है। केस स्टडीज देखो स्टोरीज की तरह होती हैं। केस स्टडीज में आपको एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन दी होती है जिसका एक कंटेक्स्ट होता है, जिसमें एक एक्टर होता है। जैसे काफ़ी बार नहीं बोलते केस स्टडी में, यू आर पोस्टेड एज एन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें एक्टर कौन है? इसमें एक्टर है उस जिले का एसपी, और आपको उस जिले के एसपी के तौर पे अपने आप को देखना है और बताना है इस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे। तो फिर से बोलूं, केस स्टडीज देखो स्टोरीज की तरह होती हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सी सिचुएशन दी होती है, एक कंटेक्स्ट दिया होता है, इसमें डायलेमा इन्वॉल्व हो सकता है, कन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक या फिर एक से अधिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको आपस में नेगोशिएट करना होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम भी होती है, इसके अलावा पेरिफेरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आगे आगे जैसे हम चलेंगे आप एग्जाम्पल देखते जाओगे केस स्टडीज़ के। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अभी फिलहाल केस स्टडी किस प्रकार से होती है। ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछी गई थी। केस स्टडी ये है, फ्रंटियर स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में, फ्रंटियर स्टेट मतलब जिनका बॉर्डर लगता है दूसरे देशों के साथ, फॉर एग्जांपल पंजाब एक फ्रंटियर स्टेट है। तो फ्रंटियर स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक्स यानी ड्रग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और पॉपी की फार्मिंग होने लगी है, आर्म स्मगलिंग,
और एजुकेशन तो जैसे एक प्रकार से रुक सी गई है, यूथ जो है उन्होंने बहुत सारे यूथ ने एजुकेशन छोड़ दी है, सिस्टम कोलैप्स होने वाला है और सिचुएशन और ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गई है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि लोकल पॉलिटिशियंस या फिर सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो साथ दे रहे हैं चोरी छुपे ड्रग माफियाज का। मतलब ड्रग माफियाज को संरक्षण प्राप्त है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का और लोकल पॉलिटिशियंस का। ऐसे समय में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में एक वुमन पुलिस ऑफिसर की तैनाती होती है। उस वुमन पुलिस ऑफिसर को जाना जाता है इस प्रकार की सिचुएशन को काफ़ी स्किल्स के साथ हैंडल करने के लिए। और अब आपको मानना है कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी वो एसपी आप खुद हो। नीचे देखिए, मतलब वो वुमन पुलिस ऑफिसर आप खुद हो जिसको भेजा गया है फ्रंटियर स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आपको इस पूरी सिचुएशन में जो क्राइसिस हैं इनमें सबसे पहले वेरियस डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है और अपनी समझदारी के हिसाब से आपको सजेस्ट करना है क्या तरीका होना चाहिए या फिर कैसे इस क्राइसिस से डील किया जाए। तो इस प्रकार की केस स्टडीज यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। अभी रुकिए, इस केस स्टडी को अभी हम फिलहाल नहीं सोल्व करेंगे। पहले आप पूरी अप्रोच जानिए, पूरा फ्रेमवर्क जानिए, उसके बाद हम केस स्टडी सोल्व करेंगे। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा केस स्टडीज पूछी जा देती हैं। अब फिर से आइए केस स्टडी की डेफिनेशन के बारे में। केस स्टडी देखो स्टोरी की तरह होती है, ये पूरा देखो स्टोरी की तरह है, उस डिस्ट्रिक्ट की हालत क्या है। केस स्टडीज में आपको एक कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन दी जाती है। ये कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें डायलेमाज इन्वॉल्व हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं, एक या फिर एक से अधिक। अब देखो इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो ड्रग्स की है, सेंट्रल प्रॉब्लम ड्रग्स की है, लेकिन पेरिफेरल प्रॉब्लम्स भी हैं। पेरिफेरल प्रॉब्लम्स ये हैं जैसे आर्म्स स्मगलिंग, एजुकेशन रुक गई है, ये पेरिफेरल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम ड्रग्स की प्रॉब्लम है जिसमें एक एक्टर होता है। एक्टर कौन है? वुमन पुलिस ऑफिसर। और आपको एज ए वुमन पुलिस ऑफिसर यानी वुमन एसपी के तौर पे सोच के इस केस स्टडी को सोल्व करना है। तो केस स्टडी होती क्या है ये डिस्कस करने के बाद अब हम सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर 4 में केस स्टडीज की रेलेवेंस डिस्कस करते हैं। मतलब कि केस स्टडीज डाली क्यों गई हैं। देखो यूपीएससी का केस स्टडी डालने का मकसद ये है कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन आपको दी जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि आप उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे। और जैसा आपका आंसर होगा उसके बेस पे यूपीएससी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेगी, जैसे कि आपका एटीट्यूड कैसा है या फिर इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, इन सब चीज़ों को लेकर आपकी अप्रोच कैसी है, वेरियस इश्यूज़ को लेकर आप कैसे डील करोगे। अगर काम करते वक्त आप कन्फ्लिक्ट्स का सामना करते हो तो उन कन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप रिजोल्व करोगे, ये सब चीज़ें यूपीएससी टेस्ट करना चाहती हैं। अब देखो इसी एस्पेक्ट को थोड़ा हम और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो किसी भी गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं यानी जो गवर्नमेंट चला रही हैं वो लोग इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स और इवन सरकारी कर्मचारी, वो ना सिर्फ एथिकल हैं बल्कि एथिकल दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो हमारी सरकार बिल्कुल करप्शन वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एथिकल सरकार है। ये सब बातें मायने नहीं रखती। जो कि मायने रखती हैं, जनता को दिख रहा है कि जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो एथिकल हैं। तो देखो जैसे ही आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हो तो आपका जो काम करने का तरीका है वो ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जस्टिस वाला होना चाहिए। केस स्टडी से एक प्रकार से देखो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप है उन्हें फिल करने की कोशिश करती है। अब देखो एग्जाम में रियल टाइम सिचुएशन में तो आपको पुट नहीं किया जा सकता यूपीएससी के द्वारा, लेकिन सिचुएशन बता के कम से कम आपकी पर्सनैलिटी को जरूर टेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का जो गैप होता है उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है केस स्टडीज के दौरान। फिर से बोलूं, केस स्टडीज की सहायता से यूपीएससी बहुत सारी चीजें चेक करेगी, जैसे कि आपका एटीट्यूड कैसा है महिलाओं के प्रति, चाइल्ड लेबर के प्रति, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के प्रति, करप्शन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। इसके बाद यूपीएससी ये भी चेक करने की कोशिश करेगी क्या आप मुश्किल की घड़ियों में यानी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस लेके आ सकते हो या फिर नहीं लेके आ सकते हो।
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है? क्या आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ऐसा तो नहीं कि आपका माइंड चलना बंद हो जाता है? इसके साथ साथ यूपीएससी ये भी चेक करेगी कि मोरल डायलेमास या फिर एथिकल डायलेमास का सामना आप किस प्रकार से करते हो। आपके सामने एथिकल डायलेमा अगर आ जाता है तो उसको आप किस प्रकार से रिजोल्व करोगे। यूपीएससी ये भी चेक करेगी केस स्टडीज की सहायता से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं। क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप डिसीजन ले भी पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। इसके साथ साथ अब बहुत सारी केस स्टडीज देखो करंट अफेयर से संबंधित भी होती हैं, बिल्कुल करंट में जो इशू चल रहा होता है। तो यूपीएससी ये भी जानने की कोशिश करती है कि जो इश्यूज समाज में चल रहे हैं क्या आप उनसे अवेयर हो, मतलब समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्या आप उससे अवेयर हो, अगर हो तो कैसे आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करोगे अगर आप ऑफिसर बन जाते हो। यूपीएससी ये भी चेक करेगी कि किसी इशू को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है या फिर परसेप्शन क्या है। जैसे मैरिज है, महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने चाहिए, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ों को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी परसेप्शन चेक की जाएगी। और सबसे लास्ट में जो यूपीएससी चेक करेगी वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या फिर नहीं हो। मान लीजिए आपका किसी इशू को लेके पर्सन इमोशंस हैं, मतलब आप फील करते हो किसी इशू के बारे में, जैसे एलजीबीटी हैं, आपको लगता है पर्सनली कि हाँ एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनको अलाउ होना चाहिए। पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी तो लीगली भी ये अलाउ हो गया है, लेकिन लीगली एलजीबीटी कम्युनिटी का मेंबर होना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले की हम बात कर रहे हैं, अभी तो देखो डीक्रिमिनलाइज हो गया है। तो पर्सनली आप फील करते हो कि इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए जैसा ये होना चाहते हैं, लेकिन लीगली ये गलत है। कोई अगर अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं एलजीबीटी कम्युनिटी का में से किसी एक का हूं तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। तो आप अपने इमोशंस को हावी मत होने दोगे, मतलब पर्सनली आप कुछ भी फील करो वो मैटर नहीं करता, आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके अच्छे से मैनेज करोगे। इवन अपराधी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस की सहायता से आप कोशिश करोगे कि बिना मारे पीटे इमोशनली इंटेलिजेंट होकर अपराधी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाए। तो आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हो ये भी यूपीएससी के द्वारा चेक किया जाएगा केस स्टडीज की सहायता से। अब देखो इसकी कोई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीएससी क्या क्या चेक करेगी। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे केस स्टडीज की अप्रोच में आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। बस फिलहाल इस एस्पेक्ट में हमने ये डिस्कस किया कि यूपीएससी केस स्टडीज की सहायता से बहुत सारी चीज़ें चेक करेगी। आपका एटीट्यूड, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आपकी समझ क्या है इशू के बारे में, आपकी समझ में गहराई है या फिर नहीं है, प्रॉब्लम्स सोल्विंग स्किल्स कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहता है। इसके साथ साथ इनोवेटिवनेस आप लेकर आते हो या फिर नहीं लेकर आते हो, एथिकल डायलेमास या फिर मोरल डायलेमास को आप किस प्रकार से सोल्व करते हो। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे केस स्टडी आंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो पिछले एस्पेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि एग्जामिनर क्या जज करने की कोशिश करेगा आपके केस स्टडी के आंसर से, आपका एटीट्यूड कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। इस एस्पेक्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक अच्छे केस स्टडी आंसर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखो ये है, जब आप केस स्टडी का आंसर दो ना तो आपकी अप्रोच जो है पूरी एक्सप्लोरिंग होनी चाहिए कि आप अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक दोस्त है, आपका जो दोस्त है वो उसे जॉब की सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एग्ज़ाम में क्लासरूम में बैठे हुए जब वो पेपर दे रहा है तो आप भी उसके साथ पेपर दे रहे हो, आपने देखा कि आपका दोस्त जो है वो चीटिंग कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। अब देखो आमतौर पे आपको पता है स्टूडेंट्स डेफिनेटली यही बोलेंगे कि मैं बता दूंगा, मैं नहीं चाहता कि चीटिंग करके दोस्त जो है वो पास हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये उसको नुकसान पहुंचाएगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स यही लिखने की कोशिश करेंगे। बट देखो आप शुरू में ब्रॉडर इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो, मतलब बड़े बड़े इश्यूज क्या हैं, आपके दोस्त का वेलफेयर, आपका दोस्त गरीब है, चीटिंग वो क्यों कर रहा है, उसके हालात खराब हैं। ब्रॉडर वे में आप अलग अलग इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद आप अपनी जो अप्रोच है वो नैरो डाउन करते जाओ।
यही देखो एक सिविल सर्वेंट से उम्मीद भी की जाती है कि वो जब किसी भी केस को डील करेगा तो वो वाइडर पर्सपेक्टिव से एक बड़े विजन के साथ उस केस से को डील करेगा। तो उसी प्रकार से जब आप केस स्टडी को डील करो ना, आप फ्लेक्सिबल तरीके से केस स्टडी को डील करो। शुरू में आप बड़े इश्यूज रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद आप अपनी अप्रोच को नैरो डाउन करते जाओ। आगे आगे आंसर्स में हम देखेंगे भी सही कैसे। इसके बाद दूसरे एट्रीब्यूट की बात करें जो कि केस स्टडी के एक अच्छे आंसर में होना चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिविटी। देखो, आप आंसर जब दो ना केस स्टडी का, तो वो प्रॉपर फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ है, तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले क्राइम सीन को विजिट करेगा, सारे जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, प्राइमा फेसिया जो एक्यूज्ड हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद एक एक एक्यूज्ड को कसौटी पर परखा जाएगा क्या उसने क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। तो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके अंत में इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि क्राइम एक्चुअल में किसके द्वारा कमिट किया गया है। अब देखो, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है शुरू में बाइस्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले से ही उसने एक मन बना लिया हो बिना इन्वेस्टिगेशन के कि इस पर्सन ने क्राइम किया है। ऐसा तो नहीं करता ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। उसी प्रकार से जब आपके सामने केस स्टडी आए ना, तो आप सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, एम आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ऑप्शंस की एक लिस्ट तैयार करो, हर एक ऑप्शन को आप प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से परखो, और लास्ट में आप नतीजे पर पहुंचो कि कौन सा जो ऑप्शन है सही है जिसको आपको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केस स्टडी पढ़ते ही आपने डिसाइड कर दिया कि मैं लिखूंगा ये, मतलब शुरू में ही आपने बिना कुछ करे, बिना इन्वेस्टिगेशन करे, शुरू में ही आपने नतीजे को डिसाइड कर लिया और सारे जो ऑप्शंस आप लिख रहे हो वो ऑलरेडी डिसाइडेड, आपको जो व्यू पॉइंट है उसको जस्टिफाई करके लिख रहे हो। ये जो अप्रोच है ना वो गलत है। इसका एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। आपने शायद बदलापुर मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने एक केस स्टडी है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है महेश, एक सेकंड रुकिए, महेश नाम का पर्सन है। 8 साल पहले महेश की जो फादर हैं या फिर मदर हैं वो बैंक में गए थे पैसे निकलवाने के लिए, और उसी समय वहाँ पे रोबरी हो गई, डकैती पड़ गई, और जो रोबर्स थे, अपराधी थे, उन्होंने जानबूझ के महेश की मदर की हत्या कर दी ताकि वहाँ पे जो भीड़ मौजूद हैं उनमें एक डर कायम किया जा सके। मतलब किसी को गोली मार दी जाएगी तो बाकी कोई हिलेगा भी नहीं ना, तो आराम से वो लोग रोबरी कर पाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। तो लेकिन ये क्राइम होने के बाद, यानी भाग गए थे वो रोबर्स महेश की मदर को गोली मार के। महेश की मदर की तो डेथ हो गई, लेकिन पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई उन रोबर्स को जिन्होंने महेश की मदर को गोली मारी थी, और जो मेन एक्यूज था जिसने गोली चलाई थी, अब देखो उसको सज़ा काटते हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, 7 या 8 मान लीजिए, 8 साल पूरे हो गए हैं। 8 साल पहले की घटना है। अब एक एनजीओ ने महेश से संपर्क किया है कि जो ये मेन एक्यूज्ड है जिसने गोली मारी थी आपकी मदर को, उसको एक कैंसर है और वो 1 ही और साल जी पाएगा। अगर आप लिख के दे दो कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मेन एक्यूज्ड को रिलीज भी किया जाता है दया के ग्राउंड्स पे, कंपैशन के ग्राउंड्स पे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप लिख के दे देते हो, तो फिर जो मेन एक्यूज्ड है वो अपनी जिंदगी का लास्ट जो साल है, अंतिम जो साल है, 1 साल की उसकी जिंदगी बची है, वो अच्छे से जी लेगा। तो अगर आप महेश की जगह होते या फिर महेश आपसे राय मांगता है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्या आप लिख कर देना पसंद करोगे कि हाँ इसे छोड़ दिया जाए ताकि 1 साल अपनी ज़िंदगी का ये लास्ट अपने परिवार के साथ बिता सके? आप बताओ क्या ओपिनियन आप दोगे महेश को ऐसी सिचुएशन में? अब देखो, आप में से ज़्यादातर लोग यही लिखना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, 8 साल हो गए और जो फॉरगिवनेस है
यानी माफ़ी देना जो है ये एक क्वालिटी है, तो इसलिए मैं लिख कर दे दूंगा कि मेन एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए लास्ट साल के लिए। बट देखो, अगर आप गहराई से सोचोगे इस केस के बारे में, अगर आप ऑप्शंस की लिस्ट बनाओगे, तो आपको ये एहसास होगा कि मेन एक्यूज्ड को अपने लास्ट साल के लिए छोड़ना ये सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। क्योंकि देखो, उसने गलती से मर्डर नहीं किया था, वो एक प्रोफेशनल मर्डरर था। उसने जानबूझ के महेश की मदर पर गोली चलाई थी कि एक डर कायम किया जा सके। और अब अगर उसे छोड़ दिया जाता है, हो सकता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहे। अब तो उसे डर भी खत्म हो गया है, उसको पता है कि मैं तो मरने ही वाला हूँ। हो सकता है कि वो छूट के और ज़्यादा क्राइम्स करे, ये भी तो हो सकता है ना। ये सारी सिचुएशंस को आपको एनालाइज करना होगा। ये आप तभी एनालाइज कर सकोगे अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करोगे फैक्ट्स के आधार पर। वैसे देखो, इस केस में तो इनोवेटिव सॉल्यूशन भी लाया जा सकता है कि जैसे लास्ट साल के लिए मेन एक्यूज्ड को ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया जाए कि वो दिन में अपने परिवार से मिल सके, लेकिन वापस आके वो जेल में ही सोए। इस प्रकार का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो अपनाया जा सकता है। इसके बाद एक अच्छे केस स्टडी के आंसर का तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच से संबंधित है। आपकी जो अप्रोच है केस स्टडी में वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख लो जो फिजिबल ही ना लगे। जैसे देखो, ये नशे वाली प्रॉब्लम का केस स्टडी है 2019 का। इसमें आप यूँ नहीं लिख सकते ना कि आप पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री से अपील करोगे कि प्लीज़ आप अपने देश में जो क्राइम है उस पर लगाम लगाइए क्योंकि हमारे साइड में स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की। ये कितना ज़्यादा इनप्रैक्टिकल है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं लिखनी, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी है जिसे इंप्लीमेंट किया जा सके और जिसे आप इंप्लीमेंट करोगे अगर आप डीएम हो, अगर आप उस सिचुएशन में एज ए एक्टर बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब देखो ये है, कुछ चीज़ों को लेके आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे देखो, महिला का इशू है। अब मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके डिपार्टमेंट में आप हेड हो, आपके पास एक केस आता है महिला के साथ हरासमेंट का, सेक्सुअल हरासमेंट का, और जिस एम्प्लॉय पर आरोप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आप कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आओगे कि जैसे उस पर्सन पर भी कार्रवाई ना हो क्योंकि वो एफिशिएंट है। नहीं, देखो ऐसे केसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मतलब महिलाओं के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केस आपके सामने आते हैं तो फिर आपको एक्शन लेना ही होगा विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। इसी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, डेमोक्रेसी का इशू हो, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब एक बैलेंस्ड जो अप्रोच है इन केसेस में आप नहीं अपना सकते। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एक अच्छे केस स्टडी आंसर का, पर्सनल बायसिस। देखो, रियल लाइफ में हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई सोच होगी, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, आपकी कोई आइडियोलॉजी होगी, लेकिन वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए आंसर में। ऐसा नहीं कि आप केस स्टडी में, जैसे फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन का केस स्टडी में पूछ लिया गया तो आप बिल्कुल सपोर्ट में उतर आओगे सरकार के, या फिर सरकार की बिल्कुल ही खिलाफत कर दोगे। नहीं, आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और इवन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा गाली देने लगते हैं कि पॉलिटिशियन कुछ नहीं करते, ऐसा करते हैं वैसा। ऐसा भी कुछ नहीं होना, आपको सिस्टम के साथ चलना है। कल को आपको पॉलिटिशियंस के साथ मिलके ही काम करना है, उनके ऑर्डर्स भी मानने हैं। तो एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल ही ये तो सिस्टम के खिलाफ लग रहा है बंदा, ये सूटेबल नहीं है। तो आपकी जो भी सोच है, पर्सनल सोच है, उस सोच को आपको दूर रखना है केस स्टडी के आंसर्स में। एक न्यूट्रल तरीके से आपको केस स्टडी को अप्रोच करना है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें, ये है जस्टिफिकेशन। देखो, कई बार आपको ऐसी केस स्टडीज भी मिलेंगी जिनमें आप दोनों साइड में से कोई भी स्टैंड ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सिचुएशन में जब पत्थरबाजी हो रही है, किसी पत्थरबाजों में से किसी एक को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अब देखो, आपका आंसर यस भी हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है नो भी हो, कोई भी हो सकता है। एग्जामिनर को इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस केसेस में दोनों आंसर्स हो सकते हैं।
लेकिन मैटर ये करता है आपकी जस्टिफिकेशन क्या है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, ये मैटर करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एट्रीब्यूट है जस्टिफिकेशन। देखो केस स्टडी के आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मतलब पढ़ के ही थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि इसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि ऐसा आपको करना नहीं है। याद कीजिए दूसरे एट्रीब्यूट में हमने क्या डिस्कस किया था, शुरू में आप कुछ मत डिसाइड कीजिए, आप धीरे धीरे ऑप्शंस की एक लिस्ट बनाइए, प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से एनालाइज करते जाइए और लास्ट में डिसाइड कीजिए क्या करना है। शुरू में आप डिसाइड मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को आप कोई यूनिक सा आंसर दे दोगे, जो आंसर आप दोगे वो भी सिंपल ही होगा, लेकिन आप जस्टिफाई कैसे करते हो अपने आंसर को वो मैटर करता है, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग अप्रोचेस के आधार पर आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने व्यू पॉइंट को। अप्रोचेस जैसे कि याद कीजिए हमने डिस्कस किए थे वो यूटिलिटेरियन अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच, जस्टिस बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच, उन सबको एक बार हम फिर से देखेंगे ताकि उनको आप केस स्टडी में इस्तेमाल कर सको। इसके बाद नेक्स्ट है टेकिंग स्टैंड ऑन एथिकल ग्राउंड्स। ये देखो एथिकल कंसिडरेशन से मिलता जुलता एट्रीब्यूट है कि आप एथिकल ग्राउंड्स के आधार पर अपना स्टैंड लोगे। जो थ्योरी में हमने वैल्यूज डिस्कस की काफ़ी सारी, उन वैल्यूज के आधार पर आप अपना स्टैंड लोगे। सबसे लास्ट में है फॉलोइंग द फ्रेमवर्क। देखो आप जो कुछ लिख रहे हो, आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ एग्जामिनर चाहता है, उन सब के बीच में एक कन्वर्जेंस होना चाहिए। और ये कन्वर्जेंस तब बैठेगा जब आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने केस स्टडी के आंसर्स दोगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया, ऐसे तो देखो एग्जामिनर को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। रैंडम तरीके से आप कुछ भी लिख रहे हो। जैसे हम आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में बॉडी होनी चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। उसी प्रकार से केस स्टडी के आंसर का भी एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आपको केस स्टडी का आंसर देना है। तो इस प्रकार से केस स्टडी के बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के आंसर के फ्रेमवर्क के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर देखो केस स्टडी के आंसर को लिखने से पहले आप आंसर की एक पिक्चर माइंड में बना लेते हो ना, तो इससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है आपके आंसर में एक फ्लो मेंटेन रहता है। डायमेंशंस जो आप ऐड करना चाहते हो या फिर विभिन्न स्टेक होल्डर्स का जो आप पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहते हो वो नहीं छूटता। और इसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है क्या आप लिखने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते आपका माइंड ब्लैंक हो गया और हाथ में लिखना बंद कर दिया और आप सोचने लग गए कि आगे क्या लिखूं। ये सब चैलेंजेस आपको नहीं फेस करने पड़ते अगर आप पहले से आंसर की पिक्चर माइंड में बना लेते हो। तो देखो केस स्टडी के आंसर में सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में? जनरली देखो स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, केस स्टडी के आंसर को लिखते वक्त इंट्रोडक्शन में केस स्टडी के फैक्ट्स लिख देते हैं। बट देखो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फैक्ट्स तो सारे के सारे यूपीएससी ने केस स्टडी के क्वेश्चन में दिए ही हैं ना, दोबारा से उनको आइडेंटिफाई करके इंट्रोडक्शन में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, आपके पास स्पेस भी कम है। हालांकि एथिक्स में स्पेस की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट टाइम तो आपका वेस्ट होता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इवन एथिक्स में जो थ्योरी पार्ट लिखते हो, क्या उसमें आप क्वेश्चन के फैक्ट्स शुरू में लिखते हो? कोई नहीं लिखते ना। तो आप केस स्टडी के आंसर में एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज के बारे में लिखिए। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछी गई थी। इस केस स्टडी में क्या है, कोई मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी की R&D लेबोरेटरी में किसी साइंटिस्ट को पता लगता है कि कंपनी की एक जो बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग है, वेटनरी ड्रग मतलब पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग, उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है एक इनक्योरेबल, मतलब एक ऐसा डिजीज जिसका अभी तक इलाज नहीं है, वो लीवर से संबंधित है। तो उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है
एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का इलाज करने का। और ये जो डिजीज है ना, इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये ट्राइबल इलाकों में ज्यादा फैलता है। समझ गए? पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है, उसके बारे में पता लगता है। ये ट्राइबल इलाकों में फैलने वाले एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का भी इलाज कर सकती है। बट देखो, चूंकि ये ड्रग अभी फिलहाल पशुओं के लिए इस्तेमाल होती है, अगर इसको ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करने वाला बनाना है तो इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन यह भी पता है कि चूंकि ये जो इनक्यूरेबल लीवर डिजीज है, जिसका भी कोई इलाज नहीं है, ये ट्राइबल इलाकों में ज्यादा फैलता है, मतलब गरीब लोगों को ये ज्यादा होता है, तो 50 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया जाएगा ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल के लिए, इस दवाई को शेप करने के लिए, तो वो 50 करोड़ का खर्चा रिकवर नहीं हो पाएगा। ऐसी संभावना है, क्योंकि गरीब लोग तो ज्यादा महंगी दवाई खरीद नहीं सकते ना। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब इस पूरी सिचुएशन में आप इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ हो और आपको पता लगता है कि ऐसा ऐसा ये इनक्यूरेबल लीवर डिजीज के लिए दवाई बनाई जा सकती है, ऑलरेडी हमारी जो एक दवाई है उसी पे और ज़्यादा रिसर्च करके, तो आपको इस केस स्टडी में जो एक्शंस आप ले सकते हो उनको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरे पार्ट में आपके एक्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करना है। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स लिख देते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम चला जाता है, स्पेस भी चला जाता है। फैक्ट्स लिखना मतलब फैक्ट्स तो ये हो गए ना कि यू आर सीईओ, कंपनीज बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट ये है, ह्यूमन वेरिएंट बनाने के लिए 50 करोड़ का खर्चा आएगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये जो दवाई है ना, ह्यूमन वेरिएंट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा ट्राइबल इलाकों में, यानी गरीब लोगों के लिए, तो खर्च की पूर्ति कर पाना मुश्किल होगा। तो ये सारे फैक्ट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है ना। तो आप इंट्रोडक्शन में एथिकल डायलेमाज, एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज करोगे। आप ऐसा करते हो 30%, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए इस केस में क्या क्या एथिकल डायलेमाज, एथिकल इश्यूज या फिर एथिकल कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस केस स्टडी में कुछ एथिकल डायलेमाज देखो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो जो आपने सोच लिया होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। एक तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वर्सेस दूसरी तरफ है जो गरीबी से अफेक्ट कर रहे, गरीबी से सफ़र कर रहे जो लोग हैं उनकी वेलफेयर। दूसरा एथिकल डायलेमा यहाँ पे आता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि देखो कंपनी अगर ह्यूमन वेरिएंट बनाएगी इस वेटनरी ड्रग का, तो ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना, नुकसान ही होगा। लेकिन वर्सेस सोशल वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, क्योंकि देखो दूसरी तरफ जो लोग हैं बेचारे, इतने सारे ट्राइबल लोग जिनकी जानें चली जाती हैं, उनके साथ एम्पैथी, उनके ऊपर कंपैशन, ये वैल्यू है। समझ गए? तो पहला एथिकल डायलेमा कौन सा है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। और दूसरा एथिकल डायलेमा क्या है? इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस सोशल वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे एक और भी आप लिख सकते हो, जैसे आप सीईओ हो कंपनी के, तो आपकी भी कंपनी के प्रति एक लॉयल्टी बनती है कि मैं कंपनी का फ़ायदा करवाऊं, वर्सेस आपकी एक कंसाइंस भी होगी, भाई कंपनी का फ़ायदा तो ठीक है लेकिन इतने सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, अगर हम ये ड्रग ह्यूमन वेरिएंट बनाएंगे तो उनकी जानें बच जाएंगी। आपकी अंतरात्मा की तो आवाज़ है ना। तो ये तीसरा एथिकल डायलेमा है, मैं किसकी सुनूं? आप सीईओ हो इस पूरी केस स्टडी में, आपके अंदर एथिकल डायलेमा आएगा, मैं किसकी सुनूं? अपनी कंपनी का फायदा देखूं क्योंकि मेरी कंपनी के प्रति लॉयल्टी है, वर्सेस मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूं कि नहीं, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना जरूरी है, उनकी जान बचाना जरूरी है। एथिकल इश्यूज आप ये लिख सकते हो जैसे राइट टू हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सब एथिकल इश्यूज आप इस केस स्टडी की इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आप एक दो और भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से देखो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज ये बोलना कि सिर्फ आप एथिकल इश्यूज लिख दीजिए, आपको समझ में कैसे आएगा कि एथिकल इश्यूज लिखते कैसे हैं, कैसे सोचना है एथिकल इश्यूज के बारे में। देखो मैं आपको बता देता हूं एथिकल इश्यूज के बारे में सोचना कैसे है।
जब भी आपको एथिकल इश्यूज का नहीं पता लग रहा है ना, तो आप ये 3-4 बातें देखिए। क्या इस केस स्टडी में आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप को नुकसान हो? दूसरा, क्या आपको जो डिसीजन लेना है उसमें आपको एक चॉइस करनी है, एक अच्छी चीज़ या फिर एक बेकार चीज़ में, या फिर 2 अच्छी चीज़ों में या फिर 2 बेकार चीज़ों में आपको चॉइस करनी है, तो वो एथिकल डायलेमा होगा। तीसरी चीज़, क्या केस स्टडी में कुछ ऐसी बात है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ वैसे गैर कानूनी होती है, लॉ के अगेंस्ट होती है या फिर लॉ से अलग जाके होती है, लेकिन मोरली वो ठीक होती है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व है? चौथे नंबर पे, क्या इस सिचुएशन से संबंधित कोई एथिकल अप्रोच इन्वॉल्व है? एथिकल अप्रोच मतलब जैसे जस्टिस अप्रोच, ये आएंगे आगे, जस्टिस अप्रोच। दूसरे नंबर पे यूटिलिटेरियन अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। क्या इस प्रकार की कोई अप्रोच इन्वॉल्व है इस केस स्टडी में? तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इन 4 पॉइंट्स की सहायता से आप एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो करिए, ये केस स्टडी है आपके सामने, अब आप करिए। केस स्टडी ये है कि आप एक पंचायत के सरपंच हो और आपके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जो कि सरकार के द्वारा रन किया जाता है। उसमें मिड डे मील स्कीम का लाभ दिया जाता है जो बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं। हाल ही में हेडमास्टर ने एक नई कुक को अपॉइंट किया है खाना बनाने के लिए मिड डे मील स्कीम में, लेकिन पता लगता है कि वो कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से है। ये पता लगने के बाद ऑलमोस्ट आधे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं, और ये पेरेंट्स हायर कास्ट के हैं। ये लिखना चाहिए, सो कॉल्ड हायर कास्ट। हायर कास्ट लोअर कास्ट क्या होता है? कम से कम यूपीएससी को तो केस स्टडी में सही लिखना चाहिए ना। उसके बाद ये कहा जाता है केस स्टडी में, ये 2015-16 की है, ये भी केस स्टडी यूपीएससी की। इसके बाद ये कहा जाता है कि अटेंडेंस देखो काफ़ी कम हो गई है जब गांव में ये पता लगा है कुछ पेरेंट्स को कि कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से हैं। अब खतरा ये है कि अगर कम बच्चे देखो मिड डे मील स्कीम का लाभ लेंगे इस स्कूल में, तो फिर मिड डे मील स्कीम चलना बंद हो जाएगा उस स्कूल में। अब धीरे धीरे हो सकता है अटेंडेंस कम हो गई है तो टीचर्स भी कम कर दिए जाएं, और धीरे धीरे हो सकता है स्कूल भी बंद कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ये सोच के कि बच्चे तो आते नहीं हैं। अब आप इस पूरी केस स्टडी में पंचायत के सरपंच हो, आपको कुछ फिजिबल स्ट्रेटेजीज डिस्कस करनी है इस कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए और एक राइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। दूसरा पार्ट ये है अलग अलग सोशल सेगमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो बताओ इस केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? देखो शुरू में आप 1-2 लाइन वैसे ही लिख दोगे कि हमारे देश में जो हमारे देश के कुछ तबकों में, कुछ एरियाज में कास्टिज्म अभी भी जो व्यक्त है, प्रिवेलेंट है, उससे संबंधित ये केस स्टडी है। बस 1 लाइन ऐसे ही आपने लिख दी, और उसके बाद आप एथिकल इश्यूज रिकॉग्नाइज करोगे। अब देखो इस प्रकार की केस स्टडीज में डायलेमा तो हो ही नहीं सकता, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है ये। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वुमन से रिलेटेड इश्यूज हो या फिर डिप्रेस्ड सेक्शन से संबंधित इशू हो, तो उसमें आप एक बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उसमें सीधा सीधा आपको स्टैंड लेना होगा। तो जहां पर आपको सीधा सीधा स्टैंड लेना होता है ना, वहां पे एथिकल डायलेमा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आपके पास कोई एथिकल डायलेमा नहीं है, यहां पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? अब जैसा मैंने आपको बताया, एथिकल इश्यूज आपको रिकॉग्नाइज करने हो तो आप ये देखिए, क्या इस पूरी सिचुएशन में किसी ग्रुप को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? जी हाँ, किसको हो रहा है? बच्चों को। बच्चों का राइट टू एजुकेशन वाला जो अधिकार है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है इस कास्टिज्म की वजह से। और कौन कौन से एथिकल इश्यूज आप रिकॉग्नाइज करोगे? इफेक्ट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तो हो ही गया। किस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो ग्राउंड पे चलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, ये भी एक एथिकल इशू है। इसके अलावा कैसे स्कूल का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। कहते हैं ना कि बच्चों को अगर सिखाओ तो देखो उसका फ़र्क पेरेंट्स पर भी पड़ता है।
इसके अलावा नेक्स्ट एथिकल इशू ये भी है, कैसे समाज में व्याप्त जो एविल्स हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम इस केस में, वो डेवलपमेंट को रोक रही हैं। ये भी एक एथिकल इशू है। तो इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इश्यूज के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर आपका ज़बरदस्त हो जाएगा ये पार्ट। देखो ये तीसरा जो एग्जाम्पल है ये तेज बहादुर के केस से संबंधित है। तेज बहादुर आपको याद होगा एक बीएसएफ के जवान थे जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारी जो बटालियन में है खाना काफ़ी ख़राब क्वालिटी का मिल रहा है। अब सपोज कीजिए आप उसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हो, आपका नाम है अमित कुमार। आपकी जो बटालियन है वो देखो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी रिमोट एरिया में फ़िलहाल पोस्टेड है, बॉर्डर एरिया में जहाँ पे दुश्मन देश से खतरा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसके बाद आपकी बटालियन का एक जवान जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर देता है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं कि खाना काफ़ी ख़राब क्वालिटी का हमें दिया जाता है, और काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इस न्यूज़ को कवर करते हैं। काफ़ी सेक्शंस में गुस्सा है कि आखिरकार ऐसा आर्मी के द्वारा क्यों किया जाता है। आर्मी मान लीजिए या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो खाने में ना सिर्फ खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है बल्कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो सोल्जर्स की होती हैं वो भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब प्रेशर है अमित के ऊपर क्योंकि अमित जो है वो अपनी बटालियन के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनिशियल इंक्वायरी देखो ये सजेस्ट करती है कि हाँ खाने की क्वालिटी तो वास्तव में बेकार है, क्योंकि जो कंप्लेंट जो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म था बटालियन में वो सही नहीं था, और सोल्जर्स ने पहले भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी लेकिन वो कंप्लेंट्स अमित तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि अमित जो है कमांडिंग ऑफिसर है, अगर अमित तक पहुंचती तो अमित एक्शन लेता, लेकिन अमित तक ये सारी कंप्लेंट्स पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि कम्युनिकेशन सेटअप जो था वो अच्छा नहीं था। सोल्जर्स की बातें कमांडिंग ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाई। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है इस प्रकार के इंसिडेंट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और दूसरा पार्ट अमित को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? वही बात देखो, शुरू में आप एक दो लाइन वैसे ही लिख दोगे कि आर्मी या फिर दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसकी भी बात की गई है उसके बारे में तारीफ करते हुए एक दो बात आप लिख दोगे। फॉर एग्जांपल आर्मी है तो आर्मी पर्सनल जो हैं वो बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं और उनकी जो वेलबींग है वो डायरेक्टली देश की सिक्योरिटी से संबंधित है। उसके बाद आप एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमास या फिर एथिकल कंसर्न्स इन सब के बारे में बताओगे। अब देखो पहला जो एथिकल कंसर्न है वो तो यही है ना, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। अब जिस सोल्जर ने ये वीडियो वायरल की, एक तरफ तो देखो उसने सच कहा क्योंकि बाकी सोल्जर्स भी परेशान थे, एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता तो देखो वो ये बातें बाहर नहीं लेके आता, क्योंकि बटालियन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई जब ये वीडियो वायरल हो गई। आर्मी की भी बेइज्जती हुई कि आर्मी में ऐसा खाना दिया जाता है। तो ये पहला एथिकल इशू है। दूसरा आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द सोल्जर। अब एक तरफ देखो आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन होता है, हायरार्की होती है, इस प्रकार से सीधा मीडिया में कोई नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति एम्पैथी कंपैशन कि बेचारों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा था इसलिए उसने वीडियो वायरल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में एक एथिकल डायलेमा है, किसको तवज्जो दी जाए? क्या आर्मी के डिसिप्लिन को तवज्जो दी जाए कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा? और डिसिप्लिन आपको पता है आर्मी समेत दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब देखो युद्ध की सिचुएशन में तो जो आपके कमांडिंग ऑफिसर है उनके इशारे पर जो सोल्जर्स हैं वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है इन सिक्योरिटी एजेंसीज में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, खास करके आर्मी में, सीआरपीएफ में, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो उस सोल्जर ने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति कंपैशन की उनको खाना ठीक नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट एथिकल इशू है सोवरेनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की। अगर उनको ही खाना ठीक नहीं मिलेगा, उनकी वेलफेयर ठीक से नहीं होती है, तो वो कैसे देश की वेलफेयर, देश की सोवरेनिटी की सुरक्षा करेंगे? नेक्स्ट है राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ विच इंक्लूड राइट्स टू हेल्थ एंड राइट टू फूड। ये राइट तो सबको होता है,
तो आर्मी के सोल्जर्स को भी हैं, तो उनके इस राइट के बारे में आप लिखोगे राइट टू फूड एंड राइट टू हेल्थ। इसके अलावा जस्टिस टू द सोल्जर के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर वर्क कल्चर इन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक एथिकल इशू है जो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इश्यूज के बारे में आप लिखिए। देखो, जब ये आप इंट्रोडक्शन में एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स के बारे में लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने, लड़की ने, कैंडिडेट ने सारी की सारी जो केस स्टडी है वो ठीक से समझ ली है, और समझने के बाद ही वो ये एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स लिख पाया है। बिना केस स्टडी को समझे कोई एथिकल इश्यूज या फिर एथिकल कंसर्न्स नहीं लिख पाता ना। तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैंडिडेट ने सारा कुछ समझ लिया है, और आपको आगे एक्सप्लेन ही करना है। एक बार आपने एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिए, तो आप वेरियस डायमेंशंस बॉडी पार्ट में अच्छे से ऐड कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। आगे तो आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लास्ट बात देखो, इंट्रोडक्शन से संबंधित आपका इंट्रोडक्शन लिखने का जो स्टाइल है वो अलग अलग हो सकता है। अगर एथिकल इश्यूज आपको ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का स्कोप रहता है। अगर आप अच्छे से एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए हो तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ये हमने 4-5 जो एथिकल इश्यूज हैं या फिर डायलेमास जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए हैं। टेबुलर फॉर्म का आप सहारा ले सकते हो, जैसे ऐसे आप टेबल बना सकते हो एथिकल इश्यूज एंड एथिकल कंसर्न्स, और उनमें आप ये सारे लिख सकते हो। जैसे अमित की केस स्टडी में आपने ये सब रिकॉग्नाइज किए, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। दूसरे नंबर पे आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे देश की सोवरेनिटी, देश के प्रोटेक्शन। चौथे नंबर पे राइट टू हेल्थ। ये सारे आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। साइड में आप एम भी लिख सकते हो कि एम क्या है। एम इस पूरे केस स्टडी में है कि आर्मी की इमेज को रीस्टोर करना जो खराब हुई है मीडिया में, वो इमेजेस वायरल होने की वजह से। और इसके अलावा आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी तो वायलेट हुआ है ना, क्योंकि उस सोल्जर ने सीधा इमेजेस वायरल कर दी, यानी डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेके भी एक डेटरेंस पैदा करना, ताकि ऐसा ना हो आगे जाके और भी सोल्जर्स सीधा सीधा अपनी प्रॉब्लम्स को वीडियो के माध्यम से वायरल करना स्टार्ट हो जाएं। ये एम है। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। लिखना चाहो तो आप स्टेक होल्डर्स भी ऐसे लिख सकते हो अलग से। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरी केस स्टडी में? नेशन है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। दूसरे नंबर पे आर्मी है। तीसरे नंबर पे अमित कुमार है जो कि इस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर है। उसके बाद आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो सोल्जर है जिसने वीडियो वायरल की। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और फैक्ट्स तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं तो मैं तो फैक्ट्स भी लिखूंगा, तो वो फैक्ट्स भी लिख सकता है। जैसे इस केस स्टडी में फैक्ट्स हैं, खाने की क्वालिटी ख़राब है, मतलब करप्शन हुआ है। इसके अलावा ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म ख़राब हो गया था, और सिटीजन्स में आर्मी के प्रति परसेप्शन का मामला है। ये सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने केस स्टडी में इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए ये पार्ट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। तो फिलहाल हम डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं, और बाद में हम कहीं डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी में जो बॉडी पार्ट है वो कैसे होना चाहिए। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।